हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो स्ट्रेट अवे अपनी बात शुरू करते हैं और होपफुली तुम्हें सीरीज पसंद आ रही होगी, तुम्हारे नंबर इंप्रूव कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट तुम दे रहे होगे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताना, हम लोग वो काम फटाफट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और आर इनवर्स। इफ अब रेट कांस्टेंट की जो यूनिट दी हुई है, तो हमें जीरो ऑर्डर वैसे लिखा हुआ है, वैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी देख के तुम ऑर्डर निकाल सकते थे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स इज 0.05 मोल्स डेसीमीटर क्यूब, देन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन वुड बी। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ये लिख दें कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू लिखें तो के की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1/T ए नॉट माइनस ए। तो के की वैल्यू दे रखी है 0.2 और टाइम दे रखा है 0.5, आर्स में दे रखा है तो 0.5 लिखेंगे 30 मिनट्स को। ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू 0.05 दे रखी है। तो ये हो गया कितना, 0.1 इज इक्वल टू हो गया ए नॉट माइनस 0.05। तो ए नॉट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर जो आ गया अपना बी आ गया। ठीक है, आसानी से आ पाएगा। काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, इसके सवाल आएंगे तो इजी ही होंगे और आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, एज्यूमिंग दैट रेडियम 226 is a radioactive is in radioactive in equilibrium with uranium 238। तो इसकी हाफ लाइफ हमें दी है। इन अ सर्टेन मिनरल हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेडियम विल प्रेजेंट इन एवरी ग्राम ऑफ यूरेनियम इन इट्स मिनरल। ठीक है, तो अगर हमसे इक्विलिब्रियम में कह रहा है कि यूरेनियम इज इन इक्विलिब्रियम विद रेडियम, तो हम के इक्विलिब्रियम को लिख सकते हैं कि रेडियम अपॉन ये क्या होगा, यूरेनियम होगा, और ये होगा के एफ अपॉन के बी। सही है। तो अगर हम ये लिखें कि हमें मोल्स निकालने हैं कि कितने ग्राम्स होंगे, तो मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम। देखो रेडियो एक्टिविटी एज सच सिलेबस में नहीं है, लेकिन काइनेटिक्स कह के तो आ ही सकती है पेपर में, है ना। तो ये आ जाएगा टी हाफ ऑफ रेडियम अपॉन टी हाफ ऑफ यूरेनियम। ठीक, तो रेडियम के हम क्या लिख लें यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हम यहाँ पे मोल्स को लिखना चाहें तो हम क्या लिख दें, W अपॉन 226, ये रेडियम का हो जाएगा, और ये हो जाएगा पर ग्राम हमें निकालना है, 238 हो गया। इसकी हाफ लाइफ दे रखी है क्या, कितनी, 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 4.9 इंटू 4.5 इंटू 10⁹ तो यहाँ से W की वैल्यू निकल आएगी। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 226 इंटू 1.6 इंटू 10⁻+3 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 238। यहाँ से W को निकाल देंगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम्स आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। सवाल को सीधे तरीके से समझना आसान बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इन द टाइम ऑफ डिके फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाई टी इक्वल्स टू 4t हाफ। अच्छा ठीक है, द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड द डिके कांस्टेंट इज गिवन बाय, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू है T/4, और जो टी हाफ इज इक्वल्स टू होता है T ln2 होता है। तो जो मीन लाइफ है, असल में जो क्या लिखते हैं, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1.44 टाइम्स टी हाफ लिखते हैं। ठीक, तो इसे क्या लिख दें, टी की वैल्यू, टी हाफ की वैल्यू लिख दें T/4 इज इक्वल्स टू T ln2। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4T ln2 आ जाएगी। ठीक है, 4T ln2 आ जाएगी आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन रिएक्शन A plus B gives P is a first order with respect to each reactant if A naught and B naught are this and this and the second order rate constant is this, half life of the reaction is। अब मैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन निकालनी है तो हम क्या करें यार, हाफ लाइफ निकालने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए तो हमें रेट लॉ ड्राइव करना पड़ेगा, याद करने वाला तो लगा नहीं सकते। तो टी इक्वल टू जीरो पे इसके ए मोल्स ले लिए, इसके बी ले लिए, ये जीरो हो गया। टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स और एक्स हो गया। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई के डी टी के बराबर। ये मैं सेकंड ऑर्डर के लिए ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो इसे अगर हम ऐसा लिख दें कि वन अपॉन बी माइनस ए बाहर ले लें, यहाँ पे लिख दें डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। जीरो से टी कर दें और जीरो से एक्स कर दें, तो के टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वन अपॉन बी माइनस ए एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स माइनस माइनस एल एन बी अपॉन बी माइनस एक्स, यहाँ तक आ जाएगी। एट टी इक्वल टू टी हाफ क्या होगा? एट टी इक्वल टू टी हाफ क्या होगा? ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए माइनस एक्स की वैल्यू ए बाई टू के बराबर हो जाएगी, और बी माइनस एक्स की वैल्यू बी बाई टू के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो अब जो वैल्यू अगर तुम्हें लिखनी है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू इनिशियल कितनी थी? 0.1 और 5 थी, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगी कितनी? ये कितनी हो जाएगी? 0.5/2, सॉरी 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? अगर ऐसे लिखेंगे तो कुछ गड़बड़ आएगा यार इसमें, एक बार ध्यान से देख लो जरा कि जब x की वैल्यू हम निकालेंगे, जब हाफ लाइफ आएगी तो दोनों का अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो जब इसे लिखोगे b माइनस एक्स को लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 5 माइनस 0.05 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4.95 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना एक्स ए से गया होगा उतना ही बी से जाएगा, तो एक्स के लिए हाफ लाइफ नहीं लिख पाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 माइनस 0.1 एल एन 0.1 अपॉन 0.05 माइनस एल एन 5/4.95 इज इक्वल टू के टी। ठीक, तो टी हाफ हो जाएगा ये, तो टी हाफ की वैल्यू जो आ जाएगी 1/4.9 एल एन, ये सर डेसिमल अटैक ऊपर बढ़ा दे तो एल एन टू हो गया जी, एल एन टू माइनस एल एन 5/4.95 इज इक्वल टू इंटू 1 के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻³ यार थोड़ी गंदी सी कैलकुलेशन आ रही है, तो इससे जब टी हाफ सॉल्व करोगे आप, मतलब करना ही पड़ेगा यार, है ना, कैलकुलेटर यूज कर लेना। थोड़ा विचित्र सवाल था लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज गिवन बाय R1 एट टाइम T1 एंड R2 एट लेटर टाइम T2, द मीन लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज पूछ रहा है। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू हम R0 e टू द पावर माइनस λ1 t लिख सकते हैं, λ T1 लिख दें अच्छे से। ठीक है, तो R या λT लिख दो इसे फॉर्मूले की तरह, जैसे हम लोग लिखते थे किसके लिए? ए इज इक्वल टू क्या लिख देते थे? ए इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस के टी लिखते थे, उसी सेम तरीके से लैम्डा भी लिखा जा सकता है। तो ये R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R0 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू T1, और R2 की वैल्यू हो जाएगी R0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू T2। अब हम अगर R1 अपॉन R2 कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा, कॉमन ले लें, ये जाएगा T1 माइनस T2 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे ले लें ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम्स लैम्डा T1 माइनस T2। तो लैम्डा टाइम्स T1 माइनस T2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ln R2/R1। ठीक, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मीन लाइफ पूछ रहा है, मीन लाइफ पूछ रहा है, तो हम लैम्डा निकाल लें, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? लैम्डा आ गया ln R2/R1 डिवाइडेड बाई T1/T2।
T1 माइनस T2। और मीन लाइफ होती क्या है? मीन लाइफ होती है 1/λ। तो आ जाएगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 माइनस T2/ln R2/R1। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ln R2/R1 T1 माइनस T2 लिख लो, तो आंसर आ गया बी। ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है? ऐसा सवाल मेंस में पूछा गया 2023 में आया। कैसा सवाल? क्या कि 1 मोल ऑफ एन अल्फा एमिटिंग न्यूक्लियाइड जिसका ZX से लिख रहा है और इसका हाफ लाइफ है 10 आवर्स वाज प्लेस्ड इन सील्ड कंटेनर एंड दिस मच हीलियम एटम्स एक्यूमुलेट इन द कंटेनर इन। कितने टाइम में इतने हीलियम एटम्स आ जाएंगे? तो ZXA को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये ऐसे मतलब टूटेगा 2He4। अब इसके कितने आ गए? 4.52 इंटू 10⁻23 है, यानी कि डिवाइड करना 6.022 इनसे 10⁻23 से, तो ये आ गया 0.75 मोल्स आ गए। ठीक। अब 1 मोल से 0.75 मोल बचा इन 10 आवर्स। हाफ लाइफ इसकी 10 आवर्स है, तो 1 से 0.5 होने में कितना लगेगा? 10 आवर्स लगेंगे। और 0.5 से फिर से 0.75 होने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स लगेंगे। तो टोटल 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी। तो आंसर क्या जाएगा? 20 आवर्स आ जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है। अब इसमें समस्या ये है कि तुम जब इसे रेडियो एक्टिविटी समझ रहे हो तो रेडियो एक्टिविटी समझे, ये जब ये भी समझा सकता था कि कोई सैंपल दे देते और जिसे डीके करा के इस तरह सवाल पूछ लेते। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कर रहा? कह रहा एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 6.02 क्यूरी। इट्स डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज दिस, इनिशियल मास ऑफ द सैंपल इज। तो एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इन 2n। अगर तुमने रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा तो ये शुरू के क्वेश्चन 7 8 10 क्वेश्चन तुम मैं बता दूंगा कहाँ तक, इन्हें स्किप कर सकते हो और फिर आगे से कर सकते हो। ठीक है। और 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 6.7 3.7 इंटू 10⁻10 DPS यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स। तो ये हो गया 6.02 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻4 इंटू n। तो यहाँ से n आ गया कितना? n आ गया 6.02 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻6। ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसे क्या करें? Na से डिवाइड कर दो। 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 10⁻−17 मोल्स आ गया। तो मास कितना आ गया? मास आ गया 10⁻−17 और 100 मास दिया हुआ है इसका, तो ये आ गया 10⁻−15 ग्राम्स आ गया। तो आंसर हमारा सी आ गया। ठीक है। अगला सवाल देखो। अब वहां तक के सवाल 8 तक 7 तक के क्वेश्चन जो थे हमारे रेडियो एक्टिविटी से ज्यादा रिलेटेड थे। अब हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो परेशान मत हो, पूरी रेडियो एक्टिविटी की एक्सरसाइज नहीं है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट लॉ फॉर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इज गिवन बाय के H plus और एस्टर और K prime ester. If the acid concentration is doubled, then the at constant ester concentration, if the acid concentration is doubled, अब एसिड का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के इज डबल्ड। रेट कांस्टेंट तो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, करेगा नहीं। कह रहा है द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के प्राइम इज डबल्ड। अब रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन हमारी जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो के प्राइम है वो डबल होगा, के तो डबल हो नहीं सकता, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो है नहीं। ठीक है। और रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगी। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है ना। एसिड का कंसंट्रेशन डबल करने से के प्राइम भी डबल हो जाएगा, क्योंकि रेट डबल होगा तो उसे 2K लिख देंगे सीधे ना। मतलब ये के नहीं डबल हो सकता क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। के प्राइम में H प्लस का मल्टीप्लाई हो गया है तो के प्राइम डबल हो सकता है, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन डबल हो रहा है। ठीक है ना बेटा, समझने की कोशिश करना, ये मत कहना कि सर ने के प्राइम को रेट कांस्टेंट को डबल कर दिया कंसंट्रेशन बढ़ाने से। अब क्या कर रहा है? कह रहा है द काउंट रेट ऑफ 200 ml ऑफ रेडियो एक्टिव लिक्विड सोल्यूशन इज x. Some of the liquid is now discarded. The rate count of the remaining liquid found to be x by 20 after 4 half lives. The volume of milliliters of the remaining liquid is. तो हम a इज इक्वल टू, तुमने एक फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये 1/2 की पावर n। मैं तो ये नहीं लिखवाता, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है। तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? इनिशियल एक्टिविटी जो है, इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? x/200। ठीक। वॉल्यूम रिमेनिंग हम मान लेते हैं कुछ VML मान लेते हैं।
तो आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स एक्टिविटी पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, x/20/v। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x/20 इंटू वी इज इक्वल टू x/200, ये ए नॉट हो गया, इंटू 1/2 की पावर n, n की वैल्यू है 4, तो हमें v निकालना है, तो ये हो गया 10, तो 1/v इज इक्वल टू हो गया 1/10 इंटू 1/2 की पावर 4, तो ये हो गया v की वैल्यू आ गई 10 इंटू यहाँ पे आ गया 16, तो ये हो गया 160 ml। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है वो रॉक डेटिंग का सवाल है। रॉक डेटिंग का सवाल भी एक अच्छा सवाल बनता है क्या, कि एनालिसिस ऑफ अ रॉक शोज दैट द रिलेटिव नंबर ऑफ लेड और यूरेनियम एटम्स हैं जो उनका रेशियो है वो 0.25 है। टी हाफ हमें गिवन है, हमें एज ऑफ द रॉक निकालनी है। तो हमें पता है कि एज ऑफ द रॉक का फॉर्मूला होता है 2.303/λ। देखो यार, इसको देख के तुम्हें थोड़ा दुख ये होगा कि तुमने ये सब नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने ये YouTube पे पढ़ाया हुआ है सारा कुछ, तो वहां से आके इसे देख सकते हो, लेकिन अभी अगर नहीं पढ़ा तो इसे टच मत करना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी अलग से हम लोग एडवांस के लिए दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे लिखते हैं 0.693/T हाफ और लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू में दे रखी है 0.25 + 1, तो ये कितना आ गया 2.303 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ और तुमसे कैलकुलेशन में नहीं कराई है। लॉग ऑफ 5/4 लिख सकते हैं सर 1.25 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स x1 and x2 have decay constant 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the nuclei of x1 to that of x2 after 1/e time, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लैम्डा टी है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं फॉर्मूला। तो n ऑफ x1 इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा, कितना इसका 10 लैम्डा इंटू टी, और n ऑफ x2 जो हो जाएगा वो n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो n ऑफ x1/x2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी, हम कॉमन ले लें तो 9 लैम्डा। ठीक, अब इसका रेशियो जो आ रहा है वो 1/e आ रहा है, e टू द पावर माइनस 9 लैम्डा टी आ गया ये, तो e टू द पावर -1 e टू द पावर माइनस 9 लैम्डा टी आ गया। तो जो -1 की वैल्यू आ गई -9 लैम्डा टी आ गई, तो टी की वैल्यू 1/9 लैम्डा आ गई, तो 1/9 लैम्डा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्या कर रहा है, अब यहाँ से सवाल तुम्हारे सरल वाले आ गए, इनके आंसर तुम आसानी से कर पाओगे। अभी तक तुम परेशान थे, यहाँ से आराम से देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स हुज रेट कांस्टेंट्स आर k1 k2 एंड k3, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट k इज k1 k3/k2, एनर्जीज आर 30 40 एंड किलो जूल, द एनर्जी इन ऑफ एक्टिवेशन इज, हमसे पूछ रहा है। तो k की वैल्यू हो गई k1 इंटू k3/k2, तो ये हो गया a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए 1/RT इंटू a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए 3/RT डिवाइडेड बाई a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए 2/RT, तो ये हो गया a इंटू e टू द पावर माइनस ई ए 1 प्लस ई ए 3 माइनस ई ए 2/RT, तो ये ओवरऑल आ गई, तो ई ए 1 प्लस ई ए 3 माइनस ई ए 2, तो ये हो गई 40 + 20 माइनस 30, यानी 30 आ गया आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला क्या कर रहा है, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इज गिवन बाय ln kT इज इक्वल टू ln k0 प्लस 0.0693 t where t is greater than 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। तो ln kT की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, ln k0 प्लस 0.0693 t। ठीक, तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें, ln k0 kT इज इक्वल टू हो गया ln k0 प्लस 0.0693 है, तो ln2 की वैल्यू होती है 0.693, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं 10Ln2 10T Ln2 वो लिख सकता 10 नहीं बाई 10 लिख सकते, सॉरी Ln10 बाई, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, तो ये ln KT अपॉन ln K0 को हम लिख दें, क्या लिख दें, इसे हम क्या लिख दें, इसे हम लिख दें ln2 और इंटू टी, तो टेम्परेचर की वैल्यू 10 रख दें, डिवाइडेड बाई 10 कर दें, तो ये ln2 के बराबर आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोएफिशिएंट वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 10 इसलिए रख दिया क्योंकि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना था, ठीक है। क्या कर रहा है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा इज रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल्स, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो देखो जरा कैसी होगी, ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब जो डेल्टा एच ये वैल्यू है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा होनी पड़ेगी, किससे, डेल्टा एच से थोड़ी सी ज्यादा होनी पड़ेगी, तभी वो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहला पाएगी, है ना। बिल्कुल बराबर तो हो नहीं सकते, तो स्लाइटली मोर देन डेल्टा एच होनी चाहिए, इक्वल टू डेल्टा एच में काम नहीं चलेगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, for which of the following is true for the rate of 3 reactants if the concentration is greater than 1, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 है तो एक को हम लिख लेते हैं x, ठीक, एक को लिख लेते हैं x की पावर 1, एक को x पावर 2 और x पावर 3, ठीक। तो अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये रेट क्या होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा आएगा और सेकंड का कम आएगा और 1 का सबसे कम आएगा, क्योंकि जब कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा होगा तो पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी, जब 1 होगा तो तीनों बराबर होंगे लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से वेरी करेगा। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज गिवन बाय माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 CA अपॉन K1 प्लस K2 CA। कह रहा है कि एट लो कंसंट्रेशन हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, तो एट लो CA K2 CA प्लस 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, K1 टाइम्स CA हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक, और रेट कांस्टेंट वैल्यू K1 आ जाएगी, ठीक। अगला देखो सवाल क्या कह रहा द फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन द टी हाफ एंड लॉग ए फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर इज। अब अगर हम इसे देखोगे तो टी हाफ की अगर हम बात करें तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट बाई 2 लिखते हैं हम लोग, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो टी हाफ वेरी करेगा नहीं, तो अगर हम लॉग के साथ लिखेंगे तो लॉग से क्या लिख देंगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, 45 का स्लोप आ जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 0 डिग्री, जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये तो सही बात है, हमें आंसर नहीं मार्क करना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ इक्वल टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इनिशियल रेट लॉस, सही बात है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंस, सही बात है। ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये गलत बात है, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है ना। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द टू कर्व द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, तो हमसे क्या रिएक्शन कर रहा है, ए से एन बी बन रही है, ठीक। अब ए से एन बी बन रही है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू एन टाइम्स ए नॉट इंटू 1 माइनस ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल कर दें, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। तो बी फॉर्म कितना आ जाएगा, एन इंटू ए नॉट इंटू 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, हो जाएगा एन ए नॉट इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, तो हो जाएगा एन ए नॉट अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस कर दिया, बस यही किया हम लोगों ने, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स टेक पार्ट, द
rate of reaction is directly proportional to the concentration of one of them and inversely proportional to the concentration of other. The order of the reaction will be क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए किसी को भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट ए टेम्परेचर टी, द वैल्यू ऑफ टी इंफिनिटी लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉग के की वैल्यू बतानी है. तो हम के जानते हैं क्या होता है, के को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. तो लॉग के विल बी इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ठीक. अब कह रहा है लिमिट क्या लगानी है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है. जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दोगे इस पे, तो ये कितना बचेगा, ये केवल लॉग ए बचेगा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा. तो लॉग के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, लॉग ए के बराबर आ जाएगी. इससे एक बहुत बढ़िया बात निकल के आती, कमेंट करके बताना कि तुम्हें इस बात से क्या इन्फ्रेंस तुम निकाल पाए, कि तुम्हें क्या समझ में आया, इससे सबसे बढ़िया बात क्या लगी तुम्हें इसकी, है ना. अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल कह रहा है कि इन अ गैसियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपर एटमॉस्फेयर H2O and O react bimolecularly to form 2OH radical. Delta H for this reaction is 72 at 500 Kelvin and EA is this. The EA for the bimolecular combination of 2OH radical to form H2O at, ठीक है. तो क्या कह रहा है कि जो हमसे ये कह रहा है कि EA फॉरवर्ड हमें रिएक्शन की दी हुई है, EA फॉरवर्ड हमें कितना दिया हुआ है, 77 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, और डेल्टा एच हमें रिएक्शन का दिया हुआ है 72 किलो जूल पर मोल. ठीक. और हमसे पूछा है डेल्टा एच की वैल्यू, तो डेल्टा ई एच कह रहे, डेल्टा ई ए बी की वैल्यू पूछी है हमसे. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड. तो ये 72 इज इक्वल टू जाएगा 77 माइनस ई ए बी. तो ई ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 किलो जूल पर मोल के बराबर आ जाएगी. आसानी से बोलो, ज्यादा रेडिकल लिखने की जरूरत नहीं है. बेसिकली ये कह रहा है कि H2O और O मिलके 2OH रेडिकल बना रहा है, ये कह रहा है. मैंने रिएक्शन लिखी नहीं, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो. और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पूछा है, रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ log AT वर्सेस T इज लीनियर विद. तो हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू, हम क्या लिख लेते हैं, तो A को हम लोग क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू होता है A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी. हमें log A ले लेना है, log A इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, log A नॉट माइनस के टी. तो log को हम ln ही मान के कर दें तभी ठीक आएगा, है ना. तो ln मान लेते हैं, इसे log टू द बेस e ले लो. अब log A वर्सेस T का ग्राफ बनाना है, तो log A वर्सेस T का ग्राफ हम कैसा बनाएंगे, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ बनाने के लिए अगर हम ले लें यहाँ पे, तो ln ले लें, log A ले लें, और यहाँ पे ले लें T. तो ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, स्लोप इसका कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस के बराबर. ठीक. और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ए नॉट के बराबर. तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा. सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए. अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल क्या कह रहा है कि टू सब्सटेंसेस जिसका ए है जो टी हाफ जिसका 5 मिनट है, और बी है जिसका टी हाफ 15 मिनट्स है, आर टेकन इन सच अ वे दैट इनिशियली ए इज इक्वल टू 4b है. द टाइम आफ्टर विच द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल. अब देखो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल करना है, तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है सवाल लगाने का कि तुम पूरा लिख लिख के लगाओ. दूसरा एक जुगाड़ तरीका देखो क्या है. ये मान लेते हैं ये ए हमारे पास 4a के बराबर है, और बी हमारे पास a के बराबर है. ठीक. तो इसकी हाफ लाइफ 5 मिनट थी, तो 5 मिनट बाद क्या बचेगा, ये 2a बचेगा. 10 मिनट हो जाएंगे जब, तो ये कितना बचेगा, a बचेगा. और 15 मिनट बाद ये a/2 बचेगा, क्योंकि टी हाफ चल रही है. बोलो. और इसमें तो 15 मिनट का ही हमें टाइम चाहिए, तब ये a/2 बनेगा. तो 15 मिनट बाद देखो ये a/2 आ गए, देखो तो वर्बली आंसर निकाल दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. ये तरीका तुमने पहले किया या नहीं किया, कमेंट में मेरे को चाहिए, ये बात है ना. अगला क्या कह रहा है, द रिएक्शन ए गैस प्लस 2b गैस गिव्स सी गैस प्लस डी गैस इन एलिमेंट्री प्रोसेस. इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर
A is equals to 0.6 and B is equals to 0.8 atm, and when C is 0.2 atm, the rate of reaction related to the initial rate हमें बताना है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि A गैस है प्लस 2B गैस gives C गैस प्लस D गैस। T इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली ये 0.6 है, ये 0.8 है, ये 0 0 है। T इक्वल्स टू T पे ये 0 में से 0.6 में से 0.2 गया, तो ये कितना जाएगा 0.8 माइनस 0.2 इंटू 2 जाएगा, तो ये 0.2 बन गया और ये भी 0.2 बन गया। ठीक है, तो ये कितना बचा यार, ये बचा 0.4 और ये बचा 0.4। तो इनिशियल अगर हम देखें, हम मान लें एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन हम मान रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हम क्या लिख सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं A इंटू के टाइम्स A इंटू बी की पावर 2। तो रेट हम इनिशियल अगर ले लें तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर अपॉन रेट हम फाइनल ले लें तो आ जाएगा 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर। बोलो, सिंपल है। तो ये आ गया कितना 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। सारे डेसिमल उड़ गए, खत्म हुई कहानी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये बचा कितना, ये बचा कितना, जो आर फाइनल आ गया, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल कितना आ गया, आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल जो आया वो आ गया किसके बराबर, 6 के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो ठीक, तो हम इसे क्या लिखते हैं कि आर फाइनल, ये हमें क्या निकालना है, द रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू द इनिशियल रेट निकालना है। अच्छा, तो हमें उसका उल्टा निकालना है, तो आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल कितना आ गया, आर इनिशियल कितना आ गया 1/6 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या करा, फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, द रेट इज, रेट की वैल्यू है k इंटू ए की पावर 1 - 1/2 इंटू बी की पावर 3/2। ठीक है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी द रेट विल बी, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, जो ओवरऑल ऑर्डर आ गया वो 1 आ गया। अब दोनों का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो क्या होगा, रेट 2 टाइम्स है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर कितना है 1 ही है। खत्म हो गई कहानी, है ना, सिंपल, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा तंग करते हैं जो आसानी से लग जाए। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन किलोजूल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। सिंपल सी बात है ये तो, कि हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच हमेशा कैसा चाहिए, हमें ज्यादा ही चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ना इससे, डेल्टा एच से। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बाय 20 किलो जूल्स पर मोल, इट आल्सो चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स बाय एन अमाउंट। कितने से करेगा, सेम अमाउंट से करेगा, क्योंकि क्या करेगा, रिएक्शन का पाथ चेंज करेगा। अगर तुम पाथवे की बात करो, मान लो कोई रिएक्शन ऐसी थी और इसने एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी कर दी, तो दोनों तरफ से ही कम होगी ना ये 20-20, सही है ना, तो इक्वल होगा। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाज कैरिड आउट सेपरेटली विद 0.5 नॉर्मल HCl एंड 0.05 नॉर्मल H2SO4, which of the following relation amongst their rate constant will be true। तो क्या होगा कि जब हम HCl का 0.5 नॉर्मल लेंगे, देखो एन फैक्टर से तो फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन HCl का लेंगे तो H प्लस तुरंत उठेगा और Cl माइनस, यानी कि इससे 0.05 आ जाएंगे। लेकिन जब H2SO4 को ब्रेक करेंगे, जब H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो H2SO4 पूरा ब्रेक नहीं होगा, ये H प्लस देगा और HSO4 माइनस देगा। बोलो, ये कंप्लीट ब्रेक नहीं हो पाएगा। जब कंप्लीट ब्रेक नहीं हो पाएगा तो जो HCl है उसका डिसोसिएशन ज़्यादा आसानी से होगा और उसके लिए रेट क्या आ जाएगा, उसके लिए रेट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा H प्लस मिल पाएंगे इसे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है द टू सब्सटेंसेस अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन फॉलोज टू पैरेलल पाथ, ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, K1 और K2 की गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ B अपॉन C निकालना है। तो हम जानते हैं कि माइनस dA/dt किसके बराबर है, K1 प्लस K2 टाइम्स A के बराबर है। मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट यूज करूंगा। प्लस dV/dt किसके बराबर होगा, K1 A के बराबर, और dC/dt किसके बराबर हो जाएगा,
K2 A के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दें तो B अपॉन C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? K1 अपॉन K2 के बराबर। तो K1 अपॉन K2 कितना हो गया? 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक, तो ये कितना आ गया? यहाँ से इसे ऊपर ले आते हैं तो ये आ गया 12.6 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये आ गया कितना? 0.6 पॉइंट्स काट देते हैं, ठीक है, तो 6 आ गया, और ये आ गया 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो ये आ गया 3.5। तो B अपॉन सी की वैल्यू आ गई कितनी? 3/5। तो B प्लस C अपॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों तरफ ने क्या किया? +1 कर दिया, तो आ गई 4.5। 4.5 आ गई, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ B कितना आ गया? 3.5 अपॉन 4.5 इंटू 100, तो ये आ गया कितना? 9 सत्ते, तो ये 700/9 आ गया, तो 76.8 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, आंसर मार्क कर देंगे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन ओबिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ टी हाफ। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना? अ प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगेंस्ट द टाइम गिव्स द स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल नहीं, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए ट्रू होती है। ये किसके लिए ट्रू होती है? जीरो ऑर्डर के लिए। याद करो भाई, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन कह रहा है ना, तो हम टी इक्वल टू क्या लिखते? के टी इज इक्वल टू लिखते क्या? जीरो ऑर्डर कह रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए होती है, तो बस सही। ये किसके लिए? सेकंड ऑर्डर के लिए। तो हम इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए क्या लिखते थे? याद आ रहा कि के टी इज इक्वल टू 1/a0 माइनस 1/a लिखते थे। ठीक है, 1/a माइनस 1/a0 लिखते, सॉरी, 1/a माइनस 1/a0 लिखो इसे, तो ये ऐसा हो जाएगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? a0 e⁻ माइनस के टी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगी 1 माइनस के टी के बराबर। द प्लॉट ऑफ a0 अपॉन ए वर्सेस टाइम वर्सेस स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं आ पाएगा, वो कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करवाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन x प्लस वाई किस प्रोडक्ट? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ y कांस्टेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस 4 फोल्ड। अगर एक के कंसंट्रेशन को 4 गुना करके रेट 4 गुना आ रहा है, यानी x के रिस्पेक्ट में, ये फर्स्ट ऑर्डर है। When the concentration of x and y both are becomes 4 times, the original rate becomes 16 times। अगर 16 टाइम्स हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में भी कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर, तो दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो आंसर सी आ गया। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर टू पैरेलल रिएक्शंस वर फाउंड टू बी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, तो ई ओवरऑल का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा भाई, कि K1 EA1 प्लस K2 EA2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। डेराइव करके देख लेना अपने आप, इसे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू ई ए कितनी है इसकी? 60। ठीक, प्लस 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई है 70 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 हटा दें सब जगह से, तो जाएगा 60 प्लस 210 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 7270 डिवाइडेड बाई 4, तो जाएगा 67.5। ठीक है, आसानी से आ पा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखो क्या कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे कह रहा है, तो ए से बी बना अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए दिया हुआ है ए से बी। द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड बाय 8.3 किलोजूल पर मोल फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड लिख लें तो क्या लिख दें? e⁻ माइनस ई ए ऑफ कैटलाइज्ड माइनस ई ए ऑफ अनकैटलाइज्ड बाई आर टी। तो e⁻ माइनस ये होगा कितना? ये हमें दिया 8.314 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300। ठीक, और इंटू 10⁻³ और हो जाएगा। तो e⁻ कितना आ गया ये, और लोअर्ड है तो इसमें माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा e⁻, प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 300, तो e⁻10/3 आ गया।
e टू द पावर 10/3 कितना हो गया, e टू द पावर 10/3 लगभग लगभग 28 हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 है और ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग लगभग 28 के बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन x2y द कंसंट्रेशन x चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 40 minutes, the rate constant when the concentration of x is 0.1 molar would be। तो ध्यान से देखो, अगर हम ऑब्जर्वेशन से करें तो ये 0.1 से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 0.025 हुआ, तो पहले 0.1 से 0.5 हुआ होगा, 0.05 हुआ होगा, और 0.05 से 0.025 हुआ होगा, तो यानी कि इसकी जो टी हाफ आ जाएगी वो 20 मिनट्स आ गई। ये केवल ऑब्जर्वेशन से कर दिया हमने, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। देखो काइनेटिक्स में तुम अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा करो तो सवाल आधा वैसे भी लग जाएगा तुमसे। अब इससे के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक, तो ये आ गई 0.693 अपॉन 20। अब रेट हमें निकालना है, तो रेट हो गया कि ये के निकला है 0.693 अपॉन 20, और रेट कह रहा है कंसंट्रेशन कितना हो जाए 0.01, तो ये आ जाएगा कितना 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या मुश्किल परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी तरह की। ठीक, अब हम लोग असर्शन रीजन पे आ गए। असर्शन रीजन जरा ध्यान से देखेंगे, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग द इवन एनर्जी और मोर इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इन जनरल हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट इंक्रीज करता है, ऑलवेज नहीं लिखा है इसलिए हमें सही मान रहे हैं। अगर ऑलवेज लिखा होता तो ये गलत होता, क्योंकि हमने इनवर्स टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देख रखा है ढंग से। ठीक है ना, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि फॉर द मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग द कोलिजन। ये भी ठीक बात है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक है ना। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि एन अल्फा डिके फॉलोड बाय 2 बीटा डिके लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोटोप। तो अगर हम एक्स जेड एक्स ए ले लें और इससे क्या ले लें, एक अल्फा निकाल दें, तो जेड -2 एक्स ए -4 बन जाएगा, और इससे एक बीटा निकाल लें तो ये बन जाएगा जेड -1 एक्स ए -4, और फिर एक और बीटा निकाल दें तो क्या बन जाएगा जेड एक्स ए -4। बिल्कुल आइसोटोप बन गए जी दोनों। तो ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। क्या लिखा है, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स कीप ऑन चेंजिंग इनटू वन अनदर बाय एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ पाई मेसॉन्स। ये भी सही बात है, इस स्टेटमेंट को याद रखना। पाई मेसॉन्स फिजिक्स में हो सकता है तुम पढ़ो, तो इस स्टेटमेंट को हम ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते थे बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट आर जनरली एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड नॉट स्टोइकियोमेट्री। ये भी बात सही है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिस इज 2। अब हमें ये नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, ये कौन सी है, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, ये सुक्रोज है यार। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, कैसी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन की 2 है, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, यहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं हम लोग यार। इंटीजर टाइप में क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग इसमें सीधे क्या करें कि हमें K2/K1 की वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है, तो अर्नियस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R 1/T1 - 1/T2। सब कुछ गिवन है हमें, तो ये हो गया ln 5 इज इक्वल टू हो गया, E की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू दी है 8.314, T1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 300, और इसकी वैल्यू दे रखी है 300 और 273 और 52 325। ठीक, तो इसे लॉग कर लेते हैं। log 5 इज इक्वल टू हो गया E अपॉन 2.303 इंटू 8.314। बड़ी गंदी कैलकुलेशन आएगी, लेकिन मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें गंदी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं हमें अल्टीमेटली, इसलिए ये सवाल को शायद मैंने लिया होगा, है ना।
तो ये की वैल्यू आ गई log 5 को लगभग 0.7 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 325 डिवाइडेड बाय किसके 25। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 51.87 इंटू 10⁻³ जूल्स, यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं 52 किलो जूल्स लिख सकते हैं। तो आंसर हम यहाँ पे किलो जूल्स में लिखना है, राउंड ऑफ भी करना था तो 52 आंसर लिख दिया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि ए एंड बी डिकम्पोजेज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ 54 मिनट और 18 मिनट रिस्पेक्टिवली स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू ऑफ ए बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी। ये सवाल हम लोग अभी पीछे लगा चुके हैं, अपने आप ट्राई करोगे, वीडियो पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करना, नहीं लगे तो बताना। दोनों कंसंट्रेशन में मान लिया ए ले लिया, ठीक है, ये ए और ये बी है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है 54 मिनट्स है। 54 मिनट्स में ये कितना हुआ, ये a/2 हुआ। ये 18 मिनट में हो गया a/2, 36 मिनट में हो गया a/4, 54 मिनट में ये हो गया कितना a/8। लेकिन a/2 और a/8 तो 4 टाइम्स है, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना टाइम टेक 16 टाइम्स चाहिए। तो और इसे तोड़ते जाओ, 108 मिनट में ये कितना हो जाएगा a/4 हो जाएगा। 54 के बाद आएगा कितना 72 मिनट, तो ये a/16 हो जाएगा। 72 के बाद कितना आएगा 90 मिनट, 90 मिनट में कितना हो जाएगा a/32 हो जाएगा। और 108 मिनट में ये a/64 हो जाएगा। और ये इसका 1/16 टाइम्स है। तो आंसर क्या लिख देंगे 108 लिख देंगे। देखो ऐसे ही करो सवाल को तो मजा आए, लेकिन अगर सवाल लगा के फॉर्मूला लगा करोगे तो फिर मजा तो नहीं आएगा सवाल लगाने में ना, ट्रिक क्या महसूस होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, और भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है। कह रहा है twice NO gives Cl2 gives NaCl, the rate of reaction is -10 degree centigrade, following data is observed, initial concentration R0 हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है। तो देखो इन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन डबल हुआ तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया 2 आ गया ऑर्डर। तो NO का ऑर्डर हो गया 2 और Cl का हो गया 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3। आसान, कोई समस्या मुश्किल परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कैटलिस्ट A reduces the activation energy by 10 kilojoule per mole at 300 Kelvin. The ratio of the rate constant of A T catalyzed upon T uncatalyzed is e to the power x. x is the value को हमें x की वैल्यू बतानी, तो T catalyzed upon T uncatalyzed को हम कैसे लिखेंगे, KT uncatalyzed को हम कैसे लिखेंगे, A into e to the power minus EA catalyzed by RT upon A into e to the power minus EA uncatalyzed by RT। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस EA कैटलाइज्ड माइनस EA अनकैटलाइज्ड बाई RT। ठीक, सही है। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी x के बराबर, e टू द पावर x के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, EA अनकैटलाइज्ड माइनस EA कैटलाइज्ड डिवाइडेड बाय RT। तो ये दे रखी है हमें 10 किलो जूल डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हो गई 8.31 और T की वैल्यू हो गई कितनी, T की वैल्यू हो गई 300। तो ये आ गया 100 अपॉन कितना आ गया 24.9। तो इससे आ गया कितना अप्रोक्सीमेटली 4 लिख देंगे आंसर, आसानी से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है इट हैज बीन फाउंड दैट अ केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 9 केल्विन द रेट ऑफ rate constant becomes doubled. Assuming a reaction to be occurred at 300 Kelvin, the activation energy is found to be। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जो log K2/K1 है जो डबल हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, 2.3 R दिया हुआ है, R की वैल्यू 8.3 दी है, 1 अपॉन T की वैल्यू दे रखी 300 और 300 में कितना कराया 9 गुना करा और इसकी वैल्यू दे रखी log 2। तो EA अपॉन 2.3 इंटू 8.3 इंटू ये हो गया 9 अपॉन 300 इंटू 309। ठीक, log 2 की वैल्यू में दे रखी है कितनी, log 2 की वैल्यू में दे रखी 0.3। तो EA की वैल्यू डायरेक्टली लिख दें यहाँ से,
ये की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते कितनी 0.3 इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 309 डिवाइडेड बाय तो कुछ होगा नहीं, डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दो यार, बस इसे सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 59.24 किलो जूल्स, यानी कि 59 आंसर लिख देंगे। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ना, ज्यादा तुम कैलकुलेशन को समझने की जगह इस बात को समझो कि ये इक्वेशन लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या कह रहा है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड द हाफ लाइफ ऑफ the decomposition of AB2 is 200 seconds. It is independent of the initial concentration of AB2, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। ठीक, अब कह रहा है 80% डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो क्या कह रहा है कि टी हाफ हमें दे रखी है, टी हाफ दे रखी है 200 सेकंड्स, तो के की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन 200। तो 0.693 अपॉन 200 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2.303 अपॉन क्या होती है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 100 अपॉन 80% डिकम्पोज कर गया तो यहाँ 20 बचा। ठीक, तो टी की वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू 220 इंटू लॉग 5। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गए डेसिमल, और ये इससे आ गया 664.66 इंटू 0.7, तो इससे आ गया 465.25, यानी कि 465 सेकंड्स आ गया। ठीक है, अगर 75% पूछी होती तो बात खत्म ही हो जाती। 75% तो हम डायरेक्टली बता देते कि 400 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन 80% पूछी इसलिए मेहनत करनी पड़ी थोड़ी सी, है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द रिएक्शन ऑफ twice NO plus Br2 takes place through the mechanism below the overall order। हमसे स्लो रिएक्शन के लिए क्या रखा होता है रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू रखी है किसके बराबर हो जाएगी NOBr2 इंटू NO। अब हमें NOBr2 को रिप्लेस करना है तो के इक्विलिब्रियम हम किसके बराबर लिख देंगे NOBr2 डिवाइडेड बाय NO इंटू Br2। तो NOBr2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई के इंटू NO इंटू Br2 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे रख दो के इक्विलिब्रियम में लिख दो, तो ये के इंटू के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, NO का होल स्क्वायर आ जाएगा और Br2 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 87.5 is the time required for the reaction to complete undergo 87.5 completion and T half of the time required for 50%, the relation between this and this। तो मतलब ए से शुरू करें तो पहले फर्स्ट टी हाफ में कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, सेकेंड टी हाफ में कितना होगा a/4 हो जाएगा, और थर्ड में कितना हो जाएगा a/8 हो जाएगा। तो a/8 का मतलब कितना हो गया ये, मतलब अगर हम इसे 100 से शुरू करें तो 100 से ये कितना बचा 50 बचा, 50 से कितना बचा ये 25 बचा, 25 से बचा 12 और 25 से बचा 12.5। तो ये क्या हो गया 87% खत्म हो गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 3 टी हाफ हो गई। तो अगर हम लिखें टी 87.5 विल बी इक्वल टू 3 टी हाफ आ जाएगी। ऐसे सवालों को मैं ओरली करने की कोशिश करता हूँ, मैं मतलब इसे लगाने की कोशिश वैसे नहीं करता फॉर्मूले से, जिसे लगाना पसंद हो फॉर्मूला लगा ले, नहीं तो मेरा तरीका सीख लो, जल्दी और क्रिस्प आंसर फटाफट आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए गैस गिव्स 2b गैस प्लस c गैस is a first order reaction। The initial pressure of the system was found to be 800 mm of mercury, which increased to 16 mm of mercury at 10 minutes। The total pressure of the system after 30 minutes will be। तो a gas gives 2b gas plus c gas, t equals to 0 पे 800 आ गया, ये 0 0 आ गया, t equals to t पे ये 800 माइनस p आया, ये 2p आया और ये p आया। अब p टोटल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1600 दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 800 माइनस p प्लस 2p प्लस p। तो हो गया 800 प्लस 2p इज इक्वल्स टू 1600, तो p की वैल्यू आ गई कितनी 400। ठीक, तो k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन 10 क्या है द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 30 मिनट्स। तो पहले ये निकाल लेते हैं,
10 ये जो रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 400 800 अपॉन 400, तो ये आ गया क्या 0.693 अपॉन 10। तो ये बेसिकली जो 10 आवर्स आए 10 मिनट्स आए, ये क्या आ गई टी हाफ आ गई, बोलो टी हाफ आ गई। ठीक, तो इसे हम इक्वल्स टू लिख दें। इसे अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो इसे एक बार और लिख लो, बस यहाँ पे देखो ये तो टी हाफ आ गई, और 3 टी हाफ में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा कितना 400 से आ जाएगा 200, 200 से आ जाएगा 100, तो ये 700 बचेगा। और इधर बना दूं मैं, तुम डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ, है ना। मैं मतलब ओरली कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूँ। वैसे ये कितना बचेगा, ये 700 बच जाएगा, और इधर 100, इधर 200 बचेगा, और इधर 100 बचेगा। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर जो पी स्मॉल पी आ जाएगा वो 700 आ जाएगा। स्मॉल पी 700 आने का मतलब है कितना हो गया, ये 100 बचा, और इधर बचा कितना 1400 और 700, तो टोटल 2200 आ जाएगा आंसर। लेकिन अपन करके देख लेते हैं ना, हम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करते। ओरल करने में गलती की संभावना बढ़ जाती है, तो इसे हम 2.303 अपॉन 30 लिख देते हैं, लॉग ऑफ 800 अपॉन 800 माइनस पी। ये कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो इसे लिख दें लॉग 8 लिख दें 3 लॉग 2 को, तो इसे log 8 लिख दिया जाए। 8 की वैल्यू हो गई log 800 अपॉन 800 माइनस पी, तो 8 की वैल्यू आ गई 800 अपॉन 800 माइनस पी, तो 800 माइनस पी इज इक्वल टू हो गया 100, तो पी की वैल्यू आ गई 700, पी की वैल्यू 700 आ गई। ठीक है, पी की वैल्यू 700 आ गई। यार थोड़ा सा वो मिस हो गया था, है ना, शायद कनेक्शन लूज हो गया था। तो पी की वैल्यू 700 mm ऑफ मरकरी आ गई। अब पी की वैल्यू 700 आ गई, तो पी टोटल कितना आ गया 800 माइनस पी प्लस 2p प्लस पी, तो आ गई ये 100 प्लस 1400 प्लस 700, यानी 2200 mm ऑफ मरकरी आ गई। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ए टू बी द डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन का हमें दे रखा है 20 किलो जूल, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एट इज 300 किलो जूल। ठीक है, पर मोल होगी यहाँ पे, है ना, किलो जूल पर मोल भी होगी। व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड कीपिंग द reactant concentration same, the rate of the catalyzed reaction at 27 degree centigrade is found to be same that of uncatalyzed reaction at 327 degree centigrade. The activation energy of the catalyzed backward reaction हमें बतानी है। तो हमसे कह रहा है कि K इज इक्वल टू, हमें पता है A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अर्नियस इक्वेशन यूज करनी है, ये तो बात सही है। अब हमसे कह रहा है कि कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट जो है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए। ठीक, तो हमसे बेसिकली कह रहा है ईट, ये हमसे कह रहा है कि माइन या ई ए कैटलाइज्ड अपॉन आर टी जो हो वो ई ए बी अपॉन आर टी के बराबर हो जाए। लेकिन जो T1 और T2 है वो अलग अलग हैं, क्योंकि एक तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक, तो सब काटना मत है ना कि काट डालो खत्म करो। तो ये हो गया ई ए कैटलाइज्ड किसके बराबर हो गया, टेम्परेचर है 300, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हमें दिया है, बैकवर्ड नहीं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हमें दिया है कितना 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना हो गया 600, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 150 किलो जूल पर मोल। अब हमसे ये कह रहा है कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए हमें क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, आ गई, ये आ गई 150, और ये हमें दी है 20, तो ये कितनी आ गई 130 आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी। सही है, तो इस तरह से हम लोगों ने काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन कर लिए। बाकी अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो आने वाला है, तब तक चैनल को यार थोड़ा सा पुश कर दो, 50,000 तो कम से कम जल्दी से हो जाए, है ना। बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है, तुम्हारी भी और मेरी भी, हम दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। और पीओसी अगर जिसने जिसने नहीं देखा वो पीओसी जरूर देख लेना यार, पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लेना उसे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।